एक से। हाँ जी। मेरी फेलियर का जो एक सबसे बड़ा रीजन था, एक सबसे बड़ा मैं रीजन क्या रहा, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो वो यही कैजुअल अप्रोच थी। कभी कभी मैं भी बहुत कैजुअल हो जाता था। जैसे अमूमन एग्जाम देने के बाद में, जैसे प्रीलिम्स दे दिया और प्रीलिम्स अच्छा हो गया, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाता था। और मैं जहाँ समझता था कि ये ठीक नहीं है, मुझे पता होता था कि ये गलत है, और एक ना साइकिल सा शुरू हो जाता था। जैसे मैं ये सोचता था कि मैं संडे को एग्जाम दे के आया, पेपर बढ़िया हो गया, अब मुझे पता है तेरा हो जाएगा, तो मैं पहले ही प्लानिंग बना के रखता था कि मंडे से मुझे ये शुरू कर लेना, मतलब मंडे में ये करूंगा। मंडे में मेरठ जाऊंगा और कुछ घूम के आऊंगा, या मैं ये सोचता था कि दीदी के यहाँ जाऊंगा, वहां मैं घूम के आऊंगा। मतलब ये मैं पहले ही प्लानिंग बना के रखता था। और होता क्या था, मंडे में मैंने वही काम किया, मैं दीदी के यहाँ चला गया, क्योंकि मैं नहीं जाता था अमूमन, पूरे साल साल भर हो जाता था ना, नहीं गया, तो मेरा तो वो था कि भाई मैं इनके यहाँ चला जाऊंगा, या फिर मैं किसी शहर चला गया, या फिर क्या आ जाता था कि मंडे नहीं पढ़ेंगे, ट्यूसडे से पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि वो ट्यूसडे कभी नहीं आया। जहाँ एक दिन का गैप होना चाहिए था पढ़ाई में, एक दिन नहीं हुई। उसके बाद फिर वो, ऐसा भी हुआ कई बार तो कि महीनों महीनों गई। मैंने एग्जाम दिया प्रीलिम्स का, नॉर्मली तो मुझे मंडे से शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि मंडे नहीं, ट्यूसडे शुरू करेंगे, या मैं दीदी के यहाँ चला गया, वहां मुझे 2-3 दिन लगे। उसके बाद जब मैं वहां से लौट के आया, मैं पढ़ाई नहीं कर सका, होती नहीं वो शुरू। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, नहीं कर पाओगे। अगर आप में कैजुअल अप्रोच है, रिलैक्सेशन में आ जाते हैं वो एग्जाम देने के बाद, क्योंकि वो इतना बड़ा बोझ सा हटता है ना सर के ऊपर से कि अरे वाह एग्जाम हो गया है। और फिर जिसमें कि एग्जाम अच्छा हो जाए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा मेरी फेलियर का, मेरी, और उसको मैं अपनी कैजुअल अप्रोच ही कहूंगा। कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रीलिम्स दे के आया और मैंने बीच में कुछ नहीं पढ़ा, प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया। अब जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और मुझे मेंस लिखना है, अब मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ कि ये तूने क्या किया, एक महीना तूने ऐसे ही निकाल दिया, अब क्या होगा। और उसके बाद इतना तनाव होता था, इतना तनाव होता था कि मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता था कि यार ये तूने कर क्या दिया, मतलब तू क्या कर रहा है तू। लेकिन फिर होता थोड़ी है कुछ भी, करते रहो आप जो करना है। गया वो तो टाइम निकल गया, वो निकल गया। और ये गलती मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार दोहराई। मुझे आज तक नहीं पता चला कि इस गलती के मेरे पीछे क्या कारण थे, पर हो जाती थी, ना चाहते हुए भी हो जाती थी। मेरे साथ ये बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे साथ ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि मैं जब तक चीजों को करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, वो फॉलो थ्रू में चलती चली जाएंगी, चाहे जितनी टफ है। मुझे टफ और इजी से फर्क नहीं पड़ता, जितना बड़ा चैलेंज है मैं उसे निकालता रहता हूँ, मैं उसे सस्टेन करूंगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन एक बार वो मेरे से छूटा, या एक बार वो नहीं हुआ, या मैं रिलैक्सेशन में आ गया, फिर नहीं आता वो मेरे हाथ में। फिर वो जाता है 1 हफ्ता 10 दिन के लिए कम से कम, और फिर मुझे दोबारा से एफर्ट करके पूरी हिम्मत लगा के अपनी वापस वहां आना पड़ता है। इसलिए मैं अब कोशिश ये करता हूँ, अब
जब सब कुछ है हाथ से निकल गया, मतलब वो हाथ में नहीं है, जो हो सकता था बहुत अच्छा हो सकता था, इजीली हो सकता था, वो अब हाथ में है ही नहीं। अब मुझे में ये समझ आई है, तो इसलिए मैं ये करता हूँ कि मैं कभी भी कुछ हो जाए, मैं अपने उस मोमेंटम को खोता नहीं हूँ। भले ही कम करूंगा, लेकिन कर लूंगा। आपको भी मैं ये कह रहा हूँ, और हो अभी भी जाता है ये, अभी भी मैं इसको ओवरकम नहीं कर पाया हूँ। अभी भी मैं लगातार कोशिश में हूं कि मैं इस चीज को ओवरकम कर लूं। दैट वॉज माई बिगेस्ट फेलियर। ये मेरी सबसे बड़ी असफलता थी। और मैं ये कहता हूँ, ये आप में से भी कई लोगों में होगी, ये वाला जो अवगुण है एक, कि कर रहे हैं तो कर रहे हैं, और बीच में छूट गया है तो फिर कई दिन के लिए जाएगा। इसलिए कभी भी इस चीज को, अपने मोमेंटम को आप कभी मत खोना, नहीं तो जहां से चले हो वहीं आ जाओगे। सारी मेहनत जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। एक साल की मेहनत एक महीने में जीरो हो जाती है। एक महीने में आप केवल 15 दिन का गैप कर दो, 15 डेज का गैप कर दो आप पढ़ने में, या अपने जो आपका शेड्यूल है उसमें, यकीन मानो एक साल साफ हो गया। वो 15 दिन आपको एक साल पीछे ले जाएंगे। मेरे साथ यही होता था, यही होता था। और मैं चाहते हुए भी मैं इसे ओवरकम नहीं कर पाया। बहुत बार मैंने बहुत कोशिश की, बहुत रियलाइज होता था, और मैं अपने आप को बहुत पूछता भी था, अरे तूने क्या कर दी। जब मैं मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहा होता था, और मेरे दिमाग से ही बात नहीं निकलती थी। जब मैं मेंस भी लिख रहा होता था तब भी मेरे दिमाग से बात नहीं निकलती थी। मन में यही रहता था, अरे तू वो एक महीना बर्बाद ना करता तो तेरे ये क्वेश्चन, तेरा ये वाला भी हो जाता, ये वाला भी हो जाता, इसे तू रिवाइज कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, तेरा इस बार हो जाता। एक ये आगे जो साइकिल शुरू होने वाला होता था ना, यही शुरू हो जाता था फिर। मेरा पूरा दिमाग मतलब वहीं एक महीने में अटक जाता था, और देखो वो अटकता था, और मैंने की जानबूझ के गलती। मतलब साइकिल को देखो कितना डिस्ट्रक्टिव शुरू होता है जब होता है तो। इसीलिए कहते हैं, जो जब समय अच्छा नहीं होता ना, उस समय बुद्धि भी काम नहीं करती है आपकी। आप चाहे जितने बुद्धिमान हो, वो भी फेल हो गए, बुद्धि भी फेल होगी। क्योंकि पता नहीं वो क्या हो जाता है। और मेरा पूरा दिमाग जो रहता था उस पे नहीं रहता था कि यार चल अब तो तू कर लेना, अब छोड़, जो हो गया हो गया, चल आगे उसको। अब मैं समझता हूँ उन सब चीजों को, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो चीज पिंच करती रहती थी, कि नहीं यार वो तूने एक महीना छोड़ दिया, नहीं यार तूने ये कर लिया, नहीं यार तू ये कर सकता था, दैट्स इट। और वही साइकिल की शुरुआत हर बार होती थी। प्रीलिम से पहले जैसे ही फॉर्म आते थे, तो हम लोगों के फॉर्म में तो लगभग उस समय तो 3 महीने का तो होता ही था कम से कम गैप। प्रीलिम्स का आया है तो 3 महीने, मतलब फॉर्म आए हैं 3 महीने बाद प्रीलिम्स होगा। तो पढ़ तो पहले से ही थोड़ा थोड़ा रहे होते थे, लेकिन जैसे ही फॉर्म आता था तो पूरा लग जाते थे, और 100 डेज का टारगेट फिक्स करके मैं उसे कर लेता था। जैसे ही प्रीलिम्स हुआ, बस यही खराब होती है चीज। ये मेरी फेलियर थी जो मैंने आपको बताई। इस फेलियर से सीखना, अगर आप में से किसी के अंदर ये बात है तो इसे दूर कर दीजिए। नहीं तो आप चाहे जितने कैपेबल सही, जितने कैपेबल सही, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन होगा ही नहीं। और ये आपके सामने मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ इस चीज का, जीता जागता। ये मैंने आपको आज अपनी सबसे बड़ी कमी बताई। हमेशा कंटिन्यूटी में रहिए। हमेशा चीजों को लाइफ में इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट चीजों में डिवाइड करना सीखिए। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मस्ट प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए, उनके बिना कुछ नहीं होना चाहिए।
और जो चीजें लेस इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। इन दो चीजों में ही डिवाइड करके चलिए अपने टाइम को, मैं कहता हूं कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ज्यादा कोई इसमें आफत वाली बात नहीं होती है। लग के आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, विद इन 1 ईयर, 1 साल, 1.5 साल, जैसे जुडिशरी वालों के लिए थोड़ा लंबा क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, तो मैं कहता हूँ 2 साल, तीसरे साल आपका सिलेक्शन निश्चित है, 100%। लेकिन क्या नहीं करना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है इस साइकिल को, अपने आप को ना रेगुलेट करके रखना है, अपने आप के ऊपर एकदम कंट्रोल करके रखना है पूरा चीजों के ऊपर। आप जो हो वो आप अपने आप के बाहर ना जा पाओ, ऐसा अपने आप को ट्रेन करना है। और जिसने अपने आप को इस मामले में ट्रेन किया ना वो निकाल ले गया मामला, और जो नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। ये किताबें ना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, किताबें पढ़ना, ये नॉलेज गेन करना ये भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मैं आपके सामने एक जीता जागता इसका एक उदाहरण है। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कैसे अपने आप को ट्रेन कर पाते हो, आप कैसे अपने आप को रेगुलेट कर पाते हो, आप कैसे चीजों को हैंडल कर पाते हो। दैट इज द पॉइंट, दैट इज, एंड दिस पॉइंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन, कि आप कर कैसे पाते हो, नहीं तो नहीं है इसका। इसलिए कभी भी इस चीज से दूर रहना, जिस दिन भी ये आना शुरू हो जाए ना प्रोक्रेस्टिनेशन, और नहीं कल कर लेंगे, नहीं आज, नहीं आज ये काम है, या इसके बाद शुरू करेंगे, मुहूर्त ढूंढते रहते हैं लोग। और फिर कुछ लोगों का मैंने देखा है, जैसे ही एग्जाम के बारे में सुनते हैं, अरे एग्जाम आने वाला है, बस फिर भागते हैं। उससे क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा? बेवकूफी है निहा, नहीं होगा। क्योंकि आप ये सोचो कि ये ये कागजी शेरों से थोड़ी सिलेक्शन होते हैं। 2 महीने पढ़ लिए, खूब मेहनत कर रही, उसके बाद 2 महीने बाद फिर कुछ नहीं किया, फिर अपना मजे में आ गए, फिर अपना लाइफ आराम से जीना शुरू कर दिया, दैट्स इट। तो उससे क्या होगा? तो वहीं आ गए ना जहां से चले थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट्स इट। आपने अपनी पूरी मेहनत को और खत्म कर दिया। इसलिए हमेशा देखो, मैं रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मैंने उससे यही सीखा है, आप जब खूब दबा के रनिंग कर रहे होगे ना, और दौड़ चुके होगे 13-14 किलोमीटर, तो वो जो लास्ट का 15वां किलोमीटर है, वो सबसे ज्यादा अहम होता है। वो सबसे ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि वो 15वां किलोमीटर ही, वो जो 1 किलोमीटर है, वो आपके इन 14 किलोमीटर को डिफाइन करने वाला होगा। अगर वो 15वां किलोमीटर नहीं है तो ये 14 बेकार है, इतनी मेहनत बेकार हो गई आपकी। और वो 15वां किलोमीटर होता भी सबसे मुश्किल है। उस 14 किलोमीटर दौड़ने में आपको परेशानी नहीं होगी उतनी जितनी उस 15वें में होगी। पूरा दम लगाना पड़ेगा, और ऐसा लगेगा ना दुनिया भर की चीजें कि नहीं रुक जा, अब तू गिर जाएगा, सांस नहीं आ रहा है, मुश्किल हो रही है, चक्कर आ जाएगा, प्यास लग रही है, पूरा प्रेशर में होता है उस समय शरीर। और वो आपका मन ही आपको बार बार कह रहा होता है रुक जा, रुक जा, रुक जा, लेकिन वहीं जीतना होता है। उसी को कहना होता है कि नहीं, करना है इसे पूरा, दौड़ना है, कोई बात नहीं, गिर जाएगा, उठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। जब ये वाली बात आनी शुरू हो जाती है अंदर से, तभी 15 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मेरी यही कमी थी। मैं 14 किलोमीटर दौड़ता था, मतलब अपनी पढ़ाई की जर्नी की बताता हूं, अब तो मैं नहीं रुकता। 14 किलोमीटर मैं दौड़ता था, और 15वां किलोमीटर शुरू होते ही रुक जाता था, मेरे वो 14 भी बर्बाद हो जाते थे। और देखो, मैं ये सबक सीखा हूं एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा बलिदान करके, बहुत कुछ खो के ये मुझे सबक मिला लाइफ में। और मैं आपको ये इसलिए देना चाहता हूं जिससे आप ना खो। क्योंकि जो सबसे प्रीसियस चीज होती है ना आपकी लाइफ में, अगर आप उसे खो देते हो कभी, या वो आपसे चली जाती है, तो आप सस्टेन नहीं कर पाते लाइफ में। फिर लाइफ चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधूरी रहती है, पूरी नहीं हो पाती। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है आपके ऊपर, और ये क्वेश्चन मार्क बड़ा खतरनाक होता है, इसे हटाना बड़ा मुश्किल होता है, ये हट नहीं पाता। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आ, इससे आपकी आप में कोई कमी आ जाती है, या आप बल्कि निखर जाते हो। फैक्ट है ये, आप पहले से बेहतर हो जाते हो, बेहतर से बेहतरीन हो जाते हो। लेकिन ये जो सोसाइटी है ना, ये उस तरीके से नहीं देखती है, उनका नजरिया कुछ और है देखने का। तो अगर आपको इस सोसाइटी में उसी के हिसाब से आपको अगर अपने आप को स्टैब्लिश करना है ना, तो फिर अपने आप को और लेवल पे जाना पड़ेगा, अपने आप को और अपग्रेड करना पड़ेगा। इसे हमेशा अपग्रेड करिए। तो जो मैंने गलतियां दोहराई हैं, ये मैं आपको बताता चलता हूं हर बार कुछ ना कुछ। ये मेरी सबसे बड़ी थी जो मैंने आपको बताई, और इसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बहुत बड़ी कीमत। आप मत करना। और इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो फेलियर है ना, इन्हें सब लोग नहीं झेल पाते, इन्हें डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है फेलियर्स को लाइफ में। जब सब कुछ दांव पे लगा हुआ हो एक एग्जाम के, सब कुछ, एवरीथिंग, आपकी लाइफ भी, और फिर आप उसको फेल कर जाओ, और वो फेल करके जाओ आप उसमें, कुछ आप ही की गलती से वो हो जाए, ये इस तरीके की अप्रोचेस से, तो फिर देखो कितना भयानक पेन होता होगा उसको, और क्या 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 महसूस करते होगे आप। तो इसलिए मैं ये सब बातें आपको कह रहा हूं कि ये जो कैजुअल अप्रोच है ना, इसे कभी मत रखना अपने अंदर। डेली बेसिस पे करिए। जब एग्जाम आ जाए अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए। बरसाती मेंढकों का कुछ नहीं होता है, उनका कुछ नहीं होना होता। जब बरसात आएगी तब टर्राएंगे, टर 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 टर, फिर बरसात चली जाएगी, खत्म मामला। ऐसे ही मैं देखता हूँ जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो मेरे पास खूब बच्चे आते हैं, खूब बच्चों का फोन आता है, अरे सर अब ये करा दीजिए, अरे सर अब ये करा दीजिए। एक महीने में उनको एक साल का सिलेबस चाहिए होता है। ये नोट्स दे दो, वो नोट्स दे दो, यहाँ से करंट, वहां से वो, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता उसके बाद ना, फिर कुछ बचता थोड़ी है। मान लीजिए एग्जाम आ गया, 2 महीने बचे हैं, अब 2 महीने में आप पढ़ोगे क्या? रिवाइज किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, पढ़ा थोड़ी जाता है ना, होता ही नहीं। तो वो होगा भी नहीं। इसलिए इन सब चीजों से बचना, लगातार अपनी तैयारी को धार देते चले जाइए, कंप्लीट करते चले जाइए सब। मेंस का आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की डेली की जानी चाहिए, क्योंकि आपको लिमिटेड समय में वहां आंसर लिखना है। तो आप इसको डेली बेसिस पर करिए, तभी आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। आप प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं सीख पाते, तो आएगा ही नहीं वो। और फिर ऐसे ही डेली बेसिस पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए, उसकी भी आदत पड़ेगी। वो सब क्वेश्चन वही होने चाहिए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो उससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी, ज्यादा नॉलेज आप गेन कर पाएंगे कि हाँ प्रीवियस ईयर में ऐसा आया था तो ये इसका आंसर ये होगा। तो उसको करते चले जाइए। जब फिर जिस दिन वैकेंसीज आएंगी, उस दिन आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, आप बिल्कुल मजे में उसको फॉर्म फिल करेंगे, मजे में ही आप पढ़ेंगे,
आपकी रिसेप्टिंग पावर बढ़ी होगी, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ मेरी तैयारी पूरी है, मुझे केवल इसे रिवाइज करके देना है। लेकिन ये तभी होता है जब आपकी जो जर्नी है ना पूरी पीछे वाली, वो ठीक रही हो। अगर वो ब्रेक हो के होती है तो नहीं, कुछ भी है उसमें, कुछ भी ब्रेक नहीं है। इसका मैं एक फाइनेस्ट एग्जांपल देके बताता हूं। कोई भी चेन, चाहे वो स्टील की ही क्यों नहीं है, उसकी सबसे कमजोर कड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। जिस दिन उसकी वो कमजोर कड़ी टूटेगी ना, कमजोर कड़ी टूट गई, चेन टूट गई। और वो कमजोर कड़ी, इसलिए चेन कहां मजबूत हुई, जब कोई कड़ी ही कमजोर रह गई है, तो उसने तो सारी चेन को ही कमजोर कर दिया ना, टूट गई वो। इसलिए, और कोई भी चीज बीच में ब्रेक हुई, दोबारा से नहीं जुड़ती, और जुड़ जाए तो उसमें वो बात मजबूती नहीं आ पाती। तो इसलिए इसे तोड़ना मत कभी भी, ये बहुत जरूरी है। ये कंटिन्यूटी में सब चीजें करते चले जाइए। और मैं ये समझता हूं कि जब फिर जिस दिन वैकेंसीज आएंगी, उस दिन आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि उस दिन आपको ना बड़ी खुशी होगी कि हाँ अब जो है मौका मिला है। ये फैक्ट है। इसलिए जिन लोगों की ट्रेनिंग बढ़िया होती है ना, उन्हें लड़ाई में जाने से डर नहीं लगता, बल्कि उनको बड़ा मजा आता है कि हाँ चलो अब मौका मिलेगा। डर उन्हें लगता है जिनकी तैयारी नहीं होती। ये फैक्ट है, यही होता है। चलिए, खैर, ये मेरे आपको कुछ सजेशंस थे, और मैं समझूंगा कि आप इनमें से कुछ को सुन के सीख के फॉलो करेंगे, आगे ब्रेक नहीं करेंगे। और जैसे ही वैकेंसी आएंगे आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए ठीक है, यहां तक रखते हैं। आगे मैं शुरू करता हूं। कल हम लोगों का कनेक्शन जो था बीच में टूट गया था, और नेटवर्क में कोई दिक्कत आ गई थी शायद, जिसकी वजह से शुरू नहीं हो पाया था। कल हम लोग कहां पर थे, जरा ये मुझे बताओ। 1892 का एक्ट शायद हम लोग कर रहे थे, उसमें मैं आपको शायद सिग्निफिकेंस लिखवा रहा था, जहां तक मैं समझ रहा हूँ सिग्निफिकेंस पर चर्चा हो रही थी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसमें कुछ मैंने लिखवाया था, सर उसका दो मुझे कुछ पॉइंट लिखवा पॉइंट दिए बताइए। थे अपने सर सिग्निफिकेंस में। आपने लास्ट पॉइंट लिखवाया था हाँ कि जी। प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर का साइज इंक्रीज होने की वजह से हाँ इंडियन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया था। तो फिर हाँ क्या आगे आप एक पॉइंट लिखवा रहे थे कि ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, हाँ 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 इसके बाद हाँ, ठीक कलेक्शन है, वो लॉ। कट गया था। हाँ, देखो, क्योंकि लेजिस्लेचर का साइज इंक्रीज हो गया, तो इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज हो गए थे उसमें। तो कुछ जो इंडियंस थे, जैसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मतलब अर्ली मॉडरेट्स जो हम लोगों को हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, कांग्रेस के जो अर्ली लीडरशिप थी, उनको मौका मिला लेजिस्लेटिव असेंबली में आने का। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो चुने गए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह से वो चुने जा रहे थे, जिला बोर्ड हो, चाहे म्यूनिसिपालिटीज हों। और कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो भी चुने गए, जो पॉलिटिकल लेवल पर जो ज्यादा अवेयर थे, उन स्टूडेंट्स को भी चुन लिया गया यूनिवर्सिटीज से। वो भी बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, वो उसी तरीके के एक व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब है कि इससे ये हुआ कि जो मॉडरेट लीडरशिप थी इंडिया की नेशनल मूवमेंट की, वो तैयार हुई, और उन्होंने सरकारी नीतियों की आलोचना की, उनको क्रिटिसाइज किया लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाके, और सरकार को मजबूर किया कि कुछ सुधार किए जाने चाहिए। इससे यह भी हुआ कि सरकार को उनकी कई मांगे भी माननी पड़ी, डिमांड्स को भी कंसीडर किया गया, और कुछ सुधार भी करने पड़े फिर सरकार को।
तो ये इसका एक फायदा भी था, ये इसका सिग्निफिकेंस भी है। तो आप जरा लिखिए इसमें, ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ड्यू टू enlargement of legislative assemblies, enlargement of legislative assemblies, leaders like Firoz Shah Mehta, leaders like Firoz Shah Mehta, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब आएंगे उसमें हिस्ट्री में। गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू सी बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, एटसेट्रा एटसेट्रा, included in provincial legislative assembly, included in provincial legislative assembly। ठीक है, हिंदी में लिखिए इसे, विधायिकाओं के आकार में वृद्धि के फलस्वरूप, विधायिकाओं के आकार में वृद्धि के फलस्वरूप, फलस्वरूप व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता, आदि नेता विधायिकाओं में शामिल हुए। They criticize the government policies, they criticize the government policies and asking for the reforms, and asking for the reforms। उन्होंने उन्होंने सरकारी नीतियों की आलोचना की, सरकारी नीतियों की आलोचना की तथा सुधारों की मांग की, सुधारों की मांग की। ठीक है, अच्छा इसके साथ ये भी हुआ कि वो लोग लेजिस्लेटिव जो मेथड्स थे कि कैसे विधायिका में बिल आएगा, कैसे उसके ऊपर चर्चा होगी, यानी डेमोक्रेटिक मेथड्स या लेजिस्लेटिव जो मेथड्स थे, उनसे वो परिचित हुए। और इसका ये फर्क पड़ा कि भारतीय जो थे आने वाले समय में, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के यूज टू हो गए थे। कई बार एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को ही क्यों अपनाया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों माना गया, इंक्लूड किया गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों नहीं? क्योंकि हम इसी के यूज टू थे। एक इसका कारण ये भी था, हम लोगों ने इसको अंग्रेजों से सीखा, उन प्रक्रियाओं को सीखा, बाद में हमने उसको एक्टिवली अपनाया भी, आगे चलाया भी, तो हम लोग उसको उसमें ट्रेन थे। तो एक फायदा ये भी मिला कि पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स थी या लेजिस्लेटिव जो प्रोसीडिंग्स थी, उनमें हम लोग ट्रेन हो गए। तो लिखिए कंटिन्यूएशन में, उपरोक्त के फलस्वरूप, उपरोक्त के फलस्वरूप भारतीय जनमानस, भारतीय जनमानस संसदीय प्रक्रियाओं से अवगत हुआ, संसदीय प्रक्रियाओं से अवगत हुआ। एंड ड्यू टू इट, एंड ड्यू टू इट इंडियन मासेस, इंडियन मासेस get introduction, get introduction with legislative proceedings, with legislative proceedings। ठीक है, और अंत में लिखना, देखो यहां पर हम लोगों ने ये देखा
कि जिला बोर्ड से या म्यूनिसिपैलिटीज से जो लोग थे वो चुने जाते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद फिर वो लोग जाते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये एक क्रम बना। हेलो, हाँ जी, वॉइस आ रही है? जी सर। ओके, वो पता नहीं चली गई तो मुझे पता ही नहीं चला। तो इसमें नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट में, जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हो गया था इसमें। जैसे हम लोग अपने प्रतिनिधि चुन के भेज देते थे लेजिस्लेचर में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और वो फिर आगे। तो नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में, एज द प्रिंसिपल ऑफ एज द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, या इनडायरेक्ट लिखिए, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन started in this act started in this act. It later converted into it later converted into it later converted into representative form of government, representative form of government। ठीक है, और इसे हिंदी में लिखिए। चूंकि इस अधिनियम में चूंकि इस अधिनियम में प्रतिनिधात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई प्रतिनिधात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई, इसलिए कालांतर में यह व्यवस्था उत्तरदायी सरकार के रूप में बदल गई। उत्तरदायी या प्रतिनिधि सरकार के रूप में लिखिए, प्रतिनिधि सरकार के रूप में बदल गई। ठीक है, जैसे हम लोग आगे देखेंगे अभी 1919 के एक्ट में विशेष तौर पर, और फिर 1935 के एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन होने लगा था। हम लोग अपने लोगों को चुनने लगे थे सीधे तौर पर प्रोविंसेस के लिए, और 1935 के एक्ट से तो ऑटोनॉमी आ गई थी, प्रोविंसेस में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन गई थी पूरी तरीके से। तो ये फिर शुरुआत यहीं से हो गई थी, जिसका फिर बाद में परिणति हुई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के रूप में, जो कि आगे धीरे धीरे बढ़ती रही चीजें। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस था इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 का। मैं ये समझता हूं कि ये समझ में आया होगा।
अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, आपने देखा होगा कि जो सिग्निफिकेंस पता करना है किसी चीज का, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। सिग्निफिकेंस में डीप आपको एनालिसिस करनी पड़ती है चीजों की कि क्या हुआ है। मैं आपको अभी तक सारे एक्ट की ऐसे ही एनालिसिस करता हुआ चला आ रहा हूं, सभी एक्ट की मैंने की है। तो मैं समझता हूं कि अब आपको थोड़ा सिग्निफिकेंस के बारे में भी पता चलना शुरू हो गया होगा कि कैसे किसी चीज का सिग्निफिकेंस ढूंढा जाए, महत्व को पता किया जाए कि महत्व क्या है किसी चीज का। जब भी कभी कोई सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे लिख दोगे इजीली। अब जैसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि इसका महत्व बताइए, सिंपल सा वो पूछते हैं, तो जब भी महत्व पूछेंगे या सिग्निफिकेंस पूछेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे मैंने आपको बाकी एक्ट के बारे में लिखवाया है। किसी भी सवाल में उसका सिग्निफिकेंस लिखना ऐसे ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट लिखिए, अगला हेडिंग है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। देखते हैं हम, तो हेडिंग डालिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। देखो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट तक आते आते, मतलब 1909 तक आते आते, हम पूरे नेशनल मूवमेंट में बहुत चेंजेस देखते हैं। मैं उन चेंजेस की मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले तो ये रहा कि 1909 तक जो नेशनल कॉन्शियसनेस थी, जिसे हम लोग राष्ट्रीय चेतना कहते हैं, वो बड़ी मजबूत हो गई थी। नेशनल कॉन्शियसनेस मजबूत कैसे हो गई थी? अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही होगी। हाँ ठीक है। देखो नेशनल कॉन्शियसनेस जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। कैसे? भारतीयों की एंट्री हो गई थी, एक तो कांग्रेस का गठन हो गया था, कांग्रेस बन गई थी 1885 में। और जो मॉडरेट लीडरशिप थी वो लगातार मांग कर रही थी सरकार से सुधारों के लिए। एक जो शिक्षित भारतीय वर्ग था, देखो भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही थी। जैसे एक डेटा है कि 1898 तक, 1898 तक आते आते भारत में लगभग 13,000 लोग हर साल जो थे वो मैट्रिक की परीक्षा पास कर रहे थे। मैट्रिक माने 8वीं परीक्षा पास कर रहे थे। तो उस समय 8वीं की परीक्षा भी ये होती थी कि एक बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मानी गई थी, उसी से भर्तियां हो जाती थी। तो ये लोग जो थे ये फिर अपने राष्ट्र के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, देश के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, तो नेशनल कॉन्शियसनेस का लेवल जो था वो बढ़ रहा था। एक चीज। दूसरी चीज ये हुई कि जो मॉडरेट लीडरशिप थी, जिनमें दो लोगों के नाम बड़े फेमस हैं, उनमें एक दादा भाई नौरोजी और एक रोमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त। इन दोनों ने अंग्रेजों का जो उपनिवेशवाद था, कॉलोनियल सिस्टम था या कॉलोनियल रूल था, उसकी बड़ी आलोचना की और ये बताया कि ये किस तरीके से लगातार भारत को यहां से उसका शोषण कर रहा है या भारतीयों का लगातार शोषण किया जा रहा है, ये उन्होंने बताया। दादा भाई नौरोजी ने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी। किताब तो नहीं थी वो, एक लेटर था वो, लेटर क्या एस्से था।
लेकिन लेटर्स के फॉर्म में थे वो ऐसे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसका ये वो था, टाइटल था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। इसमें सबसे पहले कॉलोनियलिज्म की आलोचना की गई थी। जैसे अंग्रेज ये कहते थे कि वो भारतीयों की भलाई के लिए आए हैं, यहाँ पर भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। इन्होंने बताया कि अब भारतीयों की भलाई के लिए नहीं आए हो, बल्कि आप यहाँ पर भारतीयों का शोषण करने के लिए आए हो, और आप कैसे शोषण कर रहे हो ये सब उन्होंने बताया। तो एक कॉलोनियल रूल का जो सही चेहरा था वो लोगों के सामने रखा, इसलिए लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आक्रोश की भावना आई, शोषण के बारे में उन्हें पता चला। तो एक रीजन ये था। दूसरा कारण ये था कि 1905 में, बल्कि 1999 में, 1899 से लेके 1905 तक कर्जन का रूल था। कर्जन यहाँ वायसराय बन के आए थे, लॉर्ड कर्जन, और इन्हें सबसे ज्यादा रिएक्शनरी वायसराय माना गया है भारत में। तो इनकी जो पॉलिसीज थी, रिएक्शनरी पॉलिसीज कर्जन की, उनका बड़ा दुष्प्रभाव हुआ लोगों के ऊपर। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उन्होंने लागू कर दिया 1904 में, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लागू किया, जिसमें क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ रहे थे, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया गया, जिसमें हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को ये एफिडेविट देना पड़ता था कि वो उसका बेटा या उनका बच्चा जो है वो किसी भी राष्ट्र के विरोधी जो गतिविधियां हैं, अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, ये कहना पड़ता था। तो ये भी उसमें चेंज था। एक और बदलाव आ गया था कि रिवॉल्यूशनरी जो एक फेज है हमारे यहाँ पर, मिलिटेंट फेज जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी इस समय बड़े लेवल पर शुरू हो गई थी। रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म को भी हम लोग उसको नाम देते हैं, रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म भी हम लोग उसको कहते हैं। तो इस तरीके से कई सारे फैक्टर्स थे जो भारत में आक्रोश को बढ़ा रहे थे। इसी बीच में यह हुआ कि 1905 में दो लोग, जो कि 1905 में या 1904 या 1905 के इलेक्शन में ब्रिटेन में लिबरल्स की सरकार बनी, उदारवादियों की वहां सरकार बन गई। तो उदारवादी सेक्रेटरी ही बने, मॉर्ले उनका नाम था, लॉर्ड मॉर्ले। और भारत में जो वायसरॉय आए वो लॉर्ड मिंटो आए। तो मॉर्ले और मिंटो, ये दोनों लोग यहाँ इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले थे वहां इंडिया काउंसिल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो भारत परिषद के सचिव थे। और दूसरे यहाँ पर लॉर्ड मिंटो जो वायसराय थे, ये भी लिबरल। अब ये कहते थे, इनका इनका दोनों का ये मानना था कि भारत में जो कर्जन की पॉलिसीज थी वो बड़ी खराब थी। बंगाल का विभाजन बहुत खराब था जो कर्जन ने किया 1905 में, इसीलिए इन्होंने बाद में निलिफाई कर दिया था उसे, बंगाल विभाजन समाप्त कर दिया गया। इनका मानना यह था कि क्या किया जाना चाहिए जिससे भारत में जो ये रिजेंटमेंट है अंग्रेजों के खिलाफ ये दूर हो। तो इन्होंने कहा सुधार किए जाने चाहिए, क्योंकि लिबरल्स थे, सुधारों की बात करते। सुधार कैसे किए जाएं? तो सुधार इसलिए नहीं कि भारतीयों को कुछ दे दिया जाए, ऐसा नहीं सोचते थे ये। इनका सोचना यह था कि भारतीयों को बांट दिया जाए। बांटने से यह होगा कि जो नेशनल कॉन्शियसनेस बन रही है भारत में वो टूट जाएगी, बिखरेगी, कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। और इसलिए जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो अंग्रेजों के खिलाफ मजबूत नहीं हो पाएगा। कैसे बांटा जाए? तो इन्होंने उसके दो तरीके अपनाए। इन्होंने एक तो ये कहा कि जो मॉडरेट लीडरशिप है कांग्रेस की, वो सुधारों की पक्षधर है, और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप है वो आंदोलन की पक्षधर है, मूवमेंट की पक्षधर है। तो एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट से अलग कर दिया जाना चाहिए, या मॉडरेट को एक्सट्रीमिस्ट से अलग कर दिया जाए। कैसे? सुधार कुछ कर दिए जाएं जिससे मॉडरेट खुश हो जाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट से वो नाता तोड़ लेंगे। और ये सफल भी हुए। कांग्रेस विभाजित हो गई थी 1907 में। सूरत की फूट फेमस है 1907 की, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट में। तो एक तो 1909 में ये हुआ कि जो सुधार थे या जिन मांगों को मॉडरेट कर रहे थे वो मांगे मान ली।
दूसरा, इन्होंने विभाजन का ये तरीका निकाला, जो मुस्लिम्स थे भारत में। अब देखो, इलेक्शन की कॉन्सेप्ट आ गई थी 1892 में। मुस्लिम्स ने ये मांग करनी शुरू की कि जो मुस्लिम है भारत में वो माइनॉरिटी में है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। अगर मान लीजिए चुनाव आ जाता है, तो ऐसे में तो केवल हिंदुओं के प्रतिनिधि ही जीत कर पहुंचेंगे, क्योंकि मुस्लिमों की संख्या कम है। और लोकतंत्र में या चुनाव में यही होता है कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसी के लोग चुने जाते हैं। तो इनका ये मांग थी, आगा खान की विशेष तौर पर, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह थे ढाका के, उनकी ये मांग थी कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और रिजर्वेशन दे के, और रिजर्वेशन भी उतना हो जितनी उनकी संख्या हो, उनकी संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन मिल जाए, जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो हित है वो संरक्षित हो सकें। ये मांग उनकी गलत नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने इस मांग को एक्सेप्ट करते हुए तुरंत से ये उन लोगों से प्रॉमिस किया कि आपको जितना आपकी संख्या है उतना नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा देंगे, लेकिन आपको कांग्रेस से दूरी बनानी पड़ेगी, आपको कांग्रेस के विरोध में खड़े होना पड़ेगा। वो लोग इस बात को समझ नहीं पाए, वो नेतृत्व, और वो ज्यादा के लालच में आ गया कि ज्यादा मिलेगा, और वो फिर कांग्रेस का विरोधी वो लोग हो गए। इसलिए इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जो कॉन्सेप्ट है वो ले आए, कि जो मुस्लिम्स के लिए है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। मतलब मुस्लिम्स की संख्या के अनुपात में ही जो मुस्लिम्स प्रतिनिधि थे उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबलीज में चुना जाएगा, और मुस्लिम्स को केवल मुस्लिम ही वोट दे सकता है, कोई और वोट न नहीं दे सकता। इसलिए वो अंग्रेज जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि भारत में जो ये एक यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम एकता है, इसको तोड़ दिया जाए। इससे ये होगा कि जो मुस्लिम है वो एक अलग कम्युनिटी बन जाएगी, और वो वर्ग फिर आपके साथ होगा हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक के संख्या में कम है, संख्या में कम है तो कमजोर है, कमजोर है तो उसे सरकार का सहयोग चाहिएगा, इसलिए वो हमेशा सरकार का पिछलग्गू बना रहेगा। और वो इसमें कामयाब भी रहे। कामयाब इस कॉन्टेक्स्ट में रहे कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में, और हमेशा मुस्लिम लीग कुछ समय को छोड़कर, जब मुस्लिम लीग को, मतलब मुस्लिम लीग पर जब मॉडरेट लीडर्स लोग वहां उस समय काबिज थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना विशेष तौर पर, उस समय को अगर छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम लीग हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही रही। 1916 में फैक्ट हुआ कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, वो केवल जिन्ना की वजह से हुआ। जिन्ना और तिलक दोनों लोगों की वजह से, दोनों लोग आपस में बहुत अच्छा कॉम्पैटिबिलिटी रखते थे। जिन्ना एक मॉडरेट लीडर थे, और आज देखो भारत में क्या दिखाया जाता है जिन्ना को, सरकार क्या कहती है उन्हें, या कुछ लोग क्या कहते हैं उन्हें। जबकि मैं गारंटी से कहता हूं, मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से मेरी समझ है कि उन्होंने ना जिन्ना को कभी पढ़ा होगा, जो लोग उनके बारे में बात करते हैं, न वो जानते होंगे, ना उन्होंने इतिहास ही कभी पढ़ा है। वो कुछ नहीं जानते, वो केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़े हैं और वहीं से वो पढ़ लिख के अपने बातें जो हैं वो करते हैं। दैट वाज नॉट द फैक्ट। एक्चुअली द फैक्ट वाज जिन्ना वाज ए मॉडरेट लीडर। पर बाद में 1939 के बाद विशेष तौर पर जिन्ना के तौर तरीके बदल गए थे। जब जिन्ना वापस वहां से आए, इंग्लैंड चले गए थे यहाँ से, अ, उन्होंने संन्यास ले लिया था राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिक्स से। और संन्यास भी लिया 1930 या 29 के टाइम पे, 1929-30 के टाइम पे। इस समय तक पूरी तरीके से लगभग खत्म हो गई थी मुस्लिम लीग में, कुछ बचा नहीं था। तो इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने, अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत ज्यादा उस चीज के लिए ट्रेन किया। और बाद में जब वो फिर वहां से लौट के वापस इंडिया आए, उस समय वो मॉडरेट लीडर्स नहीं रह गए थे, वो पूरी तरीके से एक कम्युनल लीडर बन गए थे, या कह सकते हैं कि संप्रदायवाद की बात करते थे, कम्युनलिज्म की। इधर
मुस्लिम लीग कम्युनलिज्म की बात करती थी, इधर हिंदू महासभा। दो लोग दोनों कम्युनलिज्म की बात करते थे, और दोनों ही ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। हिंदू महासभा भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करती थी, अंग्रेजों को सपोर्ट करती थी, और मुस्लिम लीग भी सपोर्ट करती थी। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो, इतिहास का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1939 में जब कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफे दे दिए थे सभी प्रदेशों में, हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में सरकार बनाई। दो एक दूसरे को गाली देने वाले देखो लोग, दोनों एक दूसरे के विरोध में। और उसमें जो सावरकर हैं वो मंत्री थे, सावरकर उसमें मंत्री बने, सिंध में जो सरकार बनी। दो एक दूसरे को विरोधी विचारधाराओं वाले लोग एक जगह मिले। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ओपोनेंट को, कांग्रेस को बाहर करना था। और हुआ भी फिर यही कि जब रिजाइन कर दिया था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 1939 में, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, तो फिर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने सरकारें चलाई और ब्रिटिशर्स का सहयोग किया। भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया दोनों लोगों ने, इसीलिए। और इस समय मुस्लिम लीग का जो स्टेचर था वो इंक्रीज हुआ, वो बढ़ गया था। और इसी वजह से 1940 में, 1940 में अमृतसर सेशन में पहली बार पाकिस्तान नाम का रेजोल्यूशन पास हुआ। उससे पहले पाकिस्तान का रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ था मुस्लिम लीग में। पाकिस्तान की बात ही नहीं करते थे, सेपरेट पाकिस्तान की बात नहीं करते थे, वो 1940 तक नहीं करते थे, 1940 तक नहीं करते थे। 1940 के बाद उन्होंने करनी शुरू की। इसीलिए पहला रेजोल्यूशन पास हुआ अमृतसर में 1940 में ही, जिसमें अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। लेकिन वो कैसा होगा? वो भारत से अलग होगा या कुछ एक मिक्स? सर वॉइस नहीं आ रही। सर का शायद नेट खत्म हो गया है, नेट लॉस्ट कह रहे हैं, सर का मैसेज आ गया है।
सर की क्लास नहीं चल रही क्या?